So first of all, congratulations from my side and from the all the students with this great score 233. थैंक यू। तो सबसे पहले तो इस सेशन में ये सेशन करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पहले तो मुझे ये चीज जाननी थी क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा अलग आया था एज कम्पेयर टू अदर टाइम कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। तो मुझे जस्ट एक्चुअल पहली चीज तो ये पूछनी है आपसे कि जो रियल एग्जाम का पेपर का आप लेवल बताएं कि कोई बता रहा है इस लेवल का था, कोई ऐसा बता रहा है जीटी से डिफरेंट था, कभी हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे। तो आप जस्ट रियल पेपर को कैसे डिफाइन करोगे जैसे अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ। मतलब मैंने तो अब तक मोर देन 30-40 जीटीज दी होंगी स्टार्टिंग से। हम्म। मुझे इतना कुछ अलग नहीं लगा क्योंकि जब जीटी दे रहा था ऑफ कोर्स मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से दी है। तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो सब में ही थे, लाइक 100 और लगभग 50 और 100 तो थे ही। मतलब उनको टैकल करने के लिए मुझे लगता है जीटी बनी थी। सो वो ज़्यादा हेल्प करा कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो आने ही है। और इतने भी हार्ड तो थे, ओके, बट रूल आउट करके जा सकते थे आंसर तक, ऐसे मुझे लगता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे तो न्यू ही लगे और अनएक्सपेक्टेड ही थे, पर रूल आउट करके दो तो ऑप्शन रूल आउट हो रहे थे और दो ऑप्शन में भी अगर थोड़ा सा भी क्लू है तो हो रहे थे क्वेश्चन। प्रैक्टिस अगर क्वेश्चंस की अच्छी हाँ करिए हाँ तो हो जाए। तो इसमें हाँ मतलब जैसे अभी आपने कहा कि जीटीज तो मतलब जैसे अपन पीवाई क्यू बेस्ड जैसे कस्टम मॉड्यूल वगैरह लगाते हैं तो हाँ उसमें क्या हाँ होता है कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, फ्रेश क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हाँ जीटी का यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये हो जाता है कि आपको फ्रेश क्वेश्चन से डील करने को मिलती है। हाँ तो अगर अपने हाँ जैसे आपने बताया कि 30-40 जीटीज दिए तो एक कहीं ना कहीं आपको लाइव एग्जाम के अंदर वो चीज काफी हेल्प करी उस चीज में। हाँ एक इतने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे जो आपसे पूछनी थी कि प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा। मेरा तो ऑन ही है नो ना। नो 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 आई एम नॉट सेइंग ओके। तो मुझे जो सबसे पहले कि ये चीज पूछनी थी कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे थे कि एक थोड़ा सा क्योंकि वो एक सबके लिए नई चीज थी, मैंने भी कभी उस चीज को हैंडल नहीं किया। तो उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन थे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 10 थे, 15 थे, 20 थे, कैसे सेशन थे। तो मतलब मुझे तो लगता है कि 15 से 20 के बीच में होंगे वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस। हम्म। एंड वो डिफिकल्ट नहीं थे, मतलब सब लोग बोल रहे हैं पर मुझे सच में ऐसे फील नहीं हुआ। क्योंकि एक वीडियो था जिसमें एक बच्चा था, उसके से हैंड मूव हो रहा था। सो कोरिया था वो, तो हमने पढ़ा ही था कोरिया, लाइक हैंड हैंड मोशन होता है उसमें। फिर एथिटोसिस हो गया, राइटिंग मूवमेंट हो गया। कॉन्जेनाइटल अपना ये हाँ जॉन्डिस वगैरह के रिलेटेड अगर हाँ, तो वो सब तो पढ़ा हुआ ही जानकारी। था, तो ऐसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, नहीं, मुझे नहीं कभी कभी जैसे उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं आई तो उसई वजह से शायद मे भी ऐसा हुआ हाँ कि मे कभी भी ऐसे हो सकता है विजुअल बट। प्रेजेंटेशन नहीं हाँ देखी तो शायद ही हो सकता है ये just- हाँ, वो वही है ना कि आपको बस सिम्टम्स ऐसे, मतलब पेपर पे नहीं पता होने चाहिए, आपको सिम्टम्स हम्म। विजुअलाइज अपने देखने चाहिए। मतलब यूट्यूब पे वैसे अवेलेबल होता है ये सब कुछ। गेम हम्म। हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शायद गेम। अभी जब जो भी प्लेटफॉर्म अपने जीटी डिसाइड करेगा तो शायद उसमें वो चीजें ऐड ऑन करेगा। तो अभी एक जस्ट अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ कैसे क्वेश्चन है कि रूटीन एंड कंसिस्टेंसी को लेकर, जैसे हाउ डिड यू स्ट्रक्चर योर डेली स्टडी शेड्यूल ड्यूरिंग द पीक मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन एंड हाउ डिड यू मेंटेन कंसिस्टेंसी विद मोटिवेशन। लेकिन सबको ही पता है कि प्रिपरेशन के टाइम पे सबको लो फील होता है, कभी सही नहीं लगता कि मार्क्स नहीं आए। और उस दौरान उस जर्नी में आपने खुद को मतलब अपनी प्रिपरेशन के लेवल पे कैसे रखा, खुद को डिसिप्लिन में कैसे रखा, और अपना जो स्टडी प्लान है जैसे अपन डिस्कस करते हैं कॉलेज लाइफ से कि आपने किस तरीके से स्ट्रक्चर किया ताकि ये जो एग्जाम है जो इतनी टफ एग्जाम रही थी उसमें भी आपने 230 स्कोर कर दिए। ओके, सो पीक टाइम मतलब मैं तो मुझे 6 मंथ्स, राइट, लास्ट के 6 मंथ्स। हाँ, 6 मंथ्स अपन बोलते हैं कि 1 जुलाई टू टिल द एग्जाम दिसंबर की अपन ये 6 मंथ का काउंट करते हैं या जनवरी तो फर्स्ट से काउंट कर लेते हैं। तो सिक्स, मतलब मेरा तो जैसे कि लास्ट ईयर में मेरी सब मेन वीडियोस वगैरह ऑलरेडी देख के हो चुकी थी। और जब मैं इंडिया में आया तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो रखा था, मतलब मेरी रिवाइज भी हो रखा था सब कुछ। सो इंडिया हम्म। में आने के बाद बस मैंने लाइव क्लासेस ज्वाइन किए थे। मतलब वो ऐसे ही शाम को चालू होते थे और रात में खत्म हो जाते थे, और उसके अलावा मैं बस फिर सुबह अपना खुद का पढ़ता था, क्वेश्चंस वगैरह करता था। हम्म। तो बस वही। और एक ही इसमें ही पूछना था कि जैसे आपने रिसोर्स का बताया आप वहां से कंप्लीट करके आए, तो एक तो मेरा शायद ये भी जो भी सेशन देख रहे हैं उनका स्पेशली मैं इसको यूट्यूब पे वैसे फ्री ऑफ द कॉस्ट अपलोड करूंगा। तो एक मैसेज तो सबके लिए ये है कि अगर हम 6 मंथ का बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि 6 मंथ बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन उन 6 मंथ के पीछे जो हमारे 6 साल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम उसमें पढ़ाई नहीं करेंगे और यहाँ डायरेक्ट आके अगर हम 6 महीने का अगर सोचे तो इट्स टू हार्ड टू कवर अप दिस 19 सब्जेक्ट एंड दिस मच मटेरियल एंड ऑल। तो इसमें मैंने सबसे मतलब इसमें मैंने सबसे तो फोर्थ हाँ, ईयर में ही स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट। कौन सी बट है ना।
फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर से स्टार्ट किया था? हाँ, पर तब जब मैंने फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया था तो मैंने मतलब नीट पीजी करनी है इस हिसाब से ही स्टार्ट किया था, मतलब एफएमजी के बारे में सोचा ही नहीं था तब से कि हम्म। नीट के लिए करना है प्रिपरेशन, ऐसे करके ही किया था फोर्थ ईयर में। लेकिन फिर मतलब जैसे अगर अपन इंडिया में आ रहे हैं तो एफएमजी एग्जाम तो हमें देनी है, हाँ कहीं ना कहीं हाँ। उसका भी था, तो उसके रिगार्डिंग कैसा था कि एफएमजी एग्जाम को लेवल कभी सोचा हो, कभी रिकॉल वगैरह देखे हो, हाँ या तब को तो। सोर्स को कैसे सेलेक्ट किया हो? जैसे सबके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम सोर्स को कैसे सेलेक्ट करें। जैसे 6 मंथ आप यहाँ आते हैं तो बहुत सारे सोर्स होते हैं, कोचिंग होती है, रैपिड रिवीजन होते हैं। तो जैसे उसमें आपने कैसे पाथवे निकाला कि मुझे ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाना चाहिए या इस सोर्स की तरफ जाना चाहिए? सो वही है कि अगर आपने बहुत अर्ली प्रिपरेशन में अर्ली करा हो फोर्थ फिफ्थ ईयर में, तो आपके पास चॉइसेस रहती है सोर्स को ट्राई आउट करने की, क्योंकि आपके दोस्तों के पास अलग अलग एप्स होंगे तो आप उनसे लेके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हर टीचर तो वैसे सही पढ़ाता है पर वो आपके ऊपर है कि कौन सा। आपकी वो शूट कर रहे हैं। लेकिन हाँ जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल करूँ दैट कि आई एम द स्टूडेंट जिसने जैसे 5 से 6 साल मैंने वहाँ पढ़ाई करी है, जिसमें मैंने इफेक्टिवली कुछ भी नहीं पढ़ाया, या आप कह सकते हो कि मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। तो यहाँ आके मेरे लिए एक, अगर कोई मेरे से सिंगल आंसर पूछे या मेरे को मैं जानना चाहूँ किसी सिंगल आंसर कि मेरे लिए इफेक्टिव सोर्स कौन सा रहेगा, अगर मैंने चीजों को अच्छे से गो थ्रू नहीं करी, स्पेशली अपन ने मेन वीडियोस नहीं देखे हैं, या 10-12 सब्जेक्ट के जो जरूरी होते हैं अपने मेजर, अगर वो मैंने अगर नहीं किया, तो उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए अगर वो सोर्स चूज करने की बात करें तो उसके लिए वो कौन सा सोर्स सही रहेगा? तो मुझे तो लगता है कि मतलब आप ऐप पूछ रहे हो या फिर। नहीं नहीं, सोर्स मतलब लाइक कोचिंग और रैपिड रिवीजन, दैट्स इट, नॉट आई एम हाँ आस्किंग ओके अबाउट ओके द ओके। एनी स्पेसिफिक नेम तो ऑफ द प्लेटफॉर्म। रैपिड रिवीजन तो मुझे नहीं लगता इस टाइम तो कुछ काम का है, क्योंकि रैपिड रिवीजन में बहुत ही लिमिटेड है और उसके ऊपर आप मतलब रिलायबल नहीं है वो। आप हम्म। ज्यादा से ज्यादा 150 या फिर श्योर नहीं है कि उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी तो पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। सो आई वुड से कि लाइक कोचिंग ही, या तो कोचिंग, आप कोई क्योंकि कोचिंग एक चीज में। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कोचिंग का जैसे आपने बताया कि जैसे मैंने बेसिक्स नहीं पढ़े, या रैपिड रिवीजन में कोई भी रैपिड रिवीजन का प्लेटफॉर्म उठाते हैं तो उसमें गो थ्रू एक पैसिव रीडिंग ही होती है, टीचर रीड करके जाते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहती है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है या आपने गो थ्रू मेन वीडियो नहीं कर रखे हैं, तो इट्स बेटर टू गो विथ ए कोचिंग जो आपको समझा सके, हाँ हाँ एक्सप्लेन कर सके, चाहे से वो वर्कबुक होती हो, चाहे से उनकी ऑनलाइन होती हो, चाहे से ऑफलाइन होती हो। तो काइंड ऑफ जैसे, क्योंकि ये मैं जैसे जितने भी मेंटोरशिप सेशन वगैरह करता हूँ उसमें एक एक कॉमन डाउट ये रहता है कि भैया मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है, और दे पीपल आर स्टिल स्टिकिंग विद द रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन में मतलब उनको चीजें समझ में नहीं है ये कि यार इस क्वेश्चन का डेप्थ एक्सप्लेनेशन क्या है, वो चीज समझ में नहीं है, लेकिन स्टिल वो उनके साथ है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं फिर उस टाइम पे एक कोई भी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जो उनको रिलायबल लगे तो उसकी तरफ जा हाँ। सकते और हैं। वही है, रैपिड रिवीजन में बस पीवाईटीज ही कवर होते हैं मेनली, तो उनका फोकस नीट और एफएमजी के पीवाईटीज ही होते हैं रैपिड रिवीजन में, कुछ इतना एक्स्ट्रा नहीं होता उसमें। सो हम्म। जैसे ही क्वेश्चन वहां से बाहर आता है फिर जमलिंग हो जाती है पूरी। लेकिन जैसे अपन ऑनलाइन कोचिंग की भी बात करें जो स्पेसिफिकली एफएमजी की होते हैं, क्योंकि मैंने उनका मटेरियल भी चेक किया, क्योंकि मैंने खुद हाँ कुछ नोट्स भी किया, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पार्ट ज्यादा हो जाता है, लेकिन टॉपिक तो वही रहता है। हाँ। अगर अपन कंपेयर करें कि हर किसी ना, जैसे रैपिड हो जैसे कोचिंग हो, कुछ एक दो मिसलेनियस टॉपिक या तो मे बी रैपिड में ज्यादा हो, मे बी कोचिंग में ज्यादा हो। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि मेन क्वेश्चन बैंक को लेके कि क्वेश्चंस, विदाउट क्वेश्चन तो देखो इट्स नॉट पॉसिबल टू पास दिस एग्जाम, है ना। हाँ जैसे मेरे जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें सब में सबसे पहले ये कहता हूँ कि अगर इफ यू डोंट प्रैक्टिस इनफ एमसीक्यू देन इट्स टू हार्ड और इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पास। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि क्वेश्चंस की अप्रोच क्या है, कि जैसे आज मैंने पढ़ाई करी है तो मुझे उसके बाद क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे रखनी है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करने हैं, कस्टम मॉड्यूल की तरफ जाना चाहिए, पीवाईक्यू, या मेन मॉड्यूल को मैं थोड़ा थोड़ा साथ करते जाऊँ, इसकी क्या अप्रोच रहेगी आप? सो टॉपिक के बाद तो एमसीक्यू करने ही है, मतलब अब हम्म। वो इजी भी जाते हैं, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसके एमसीक्यू करे तो वो तब बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। बट मेनली तो मुझे लगता है एक सब्जेक्ट के बाद जो होता है ना, वो आपको मेनली एक तो फर्स्ट तो पीवाईक्यू तो होनी है, फर्स्ट पीवाईक्यू, और उसके बाद मुझे लगता है जस्ट नॉर्मल क्यू बैंक में जाके आप उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूरे एमसीक्यू दे दो, और जब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करो तो फिर भी ऐसे पिछले वाले सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू देते ही रहो। मतलब मेरा हाँ, भी वैसे जैसे था मतलब कि। मैं भी ऐसी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ रहे हो, तो अगर आपने जनरल ऑप्था पढ़ी है, एनाटॉमी वगैरह पढ़ी है, तो फटाफट आपने शाम तक जो भी वीडियो लेक्चर देखा याद कर लिया, उसके बाद में उसके जो भी क्यू बैंक में क्वेश्चन सोल्व कर लो, क्योंकि उसमें दो चीजें होती है कि उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू सेक्शन है वो भी हो जाएगा उसी क्यू बैंक के अंदर, और एडिशनल जो मिसलेनियस टॉपिक है वो भी कवर हो जाएंगे। हाँ, तो क्योंकि जैसे वो सब, अप्लाई लेवल भी बहुत ही होता है हाँ, मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, और उसके बाद हर में जैसे वो एंगल सब्जेक्ट से। पूरा हो, हाँ सब्जेक्ट पूरा हो गया तो हम उसका अगर कस्टम मॉड्यूल बनाए, तो जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे, जैसे अगर मैं ऑप्था के बाद
मेडिसिन कर रहा हूँ, सर्जरी कर रहा हूँ, वो चलता रहेगा, और पीछे वाले सब्जेक्ट को भी मुझे रिवाइज करना चाहिए। हाँ तो यस। एमसीक्यू इज द लाइक ए बेटर वे टू। हाँ तभी वो याद याद भी रहेगा, वरना आप लास्ट सब्जेक्ट को जाते जाते पिछले जो सब्जेक्ट है वैसे सब भूल भूलते। जाते हैं। हाँ। तो इसमें मतलब जैसे एमसीक्यू का ऐसा होता है कि कभी कभी हम जैसे करते हैं कस्टम मॉड्यूल करते हैं, जैसे अपन ने क्यू बैंक तो सोल्व कर लिया, उसको तो हम बार बार नहीं कर सकते, फिर हमारे पास कस्टम मॉड्यूल का ऑप्शन आता है। तो हाँ। उसमें जैसे टैग कौन से होता है कि कौन सा स्पेसिफिकली हमें टैग रखने चाहिए, या उनके अंदर कभी कभार ऐसे होता है कि आप एक मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लेते हो तो उसमें रिपीट होने लग जाते हैं क्वेश्चन। तो हाँ। सबसे हाँ पहले तो एक ये क्वेश्चन रहता है कि भैया हमारा तो वो रिपीट हो रहा है। तो अगर वो रिपीट भी हो रहा है, अगर वो सही भी कर रहे हैं, तो हम उसमें ऐसी क्या चीज ध्यान में दें कि चलो मुझे ये आता तो है, लेकिन उसमें और कितना डेप्थ में जाए, या उसके रिगार्डिंग मतलब आपने कैसे अप्रोच करी चीज को? सो टैक्स तो मेरे यही रहते थे हमेशा कि रिसेंट एफएमजी के पीवाईक्यूज, नीट पीवाईक्यूज, इमेज बेस्ड और क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन यही रहते, और फैक्चुअल भी मैं ऐड करता था क्योंकि उसमें थोड़ा और एक्सप्लेन हो जाता था, फैक्चुअल्स में थोड़ा एक्स्ट्रा भी आता था। और वो बहुत ओवरवेलमिंग लगता है कि ये हमने कहीं पे पढ़ा भी नहीं है और ऐसे एमसीक्यू आ रहा है। पर वही है, फिर मैं वही नोट डाउन करके रखता था फिर वो साइड में एक बुक में अलग जैसे से। अपन इसमें भी ऐसे पूछें कि नोट डाउन कौन से करने होते हैं, जैसे इसमें भी बहुत सारे। थोड़ा सा जो आप, हाँ एक्स्ट्रा लगे, और एक बार आपने इनफ जीटीज मुझे लगता है दे दिन, तो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ कि से। जो बार बार क्वेश्चन या टॉपिक रिपीट हो रहा हाँ। है उससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, हाँ जो तो भी वो, टॉपिक से आया है, अगर वो सर्जरी की जनरल सर्जरी से आया है, ब्रेस्ट से आया है या हर्निया से, तो मतलब जहां से वो क्वेश्चन आया वहीं जाके उसको देना। हाँ और ये ऐसा भी है ना कि वो जो हम एमसीक्यू देते हैं उसमें वो नीचे आता है कितने परसेंट लोगों का सही आया है, तो अगर वो 20% से है तो बहुत ही रेयर है, तो उसके बारे में पढ़ के वैसे भी इतना फायदा नहीं। ज्यादा अपन को नहीं जानते, लेकिन जो हाँ। मोस्ट कॉमन है वो उसको हमें हाँ। आना चाहिए, जैसे हाँ 80 मोस्ट है 90। और रिलेटेड है पीवाईटी से थोड़ा सा आगे पीछे उसके, तो मुझे लगता है नोट डाउन करना ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में भी मैंने बहुत सारे ऐसे नोट डाउन कर रखे थे जो भी एक्सपेक्टेड नहीं थे मतलब एफएमजी के लिए, और वो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में एक्चुअली। तो तो मतलब इस तरीके से ये क्वेश्चन को रिव्यू करने का भी आप बता रहे हो तरीका हो गया, कि जैसे जो क्वेश्चन गलत हो गया या जो मिसलेनियस था, आपने नोट्स खोले, उसमें मेरा हाँ। मिस था तो मैंने वहां उस चीज को लिख लिया, तो एक तरीके से वो उसी को रिव्यू हो गया। तो इसमें अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अपन कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको इफेक्टिवली रिव्यू कैसे करें, इफेक्टिवली रिव्यू, सो कि जितना हम एक्सप्लेनेशन। जैसे हमने को क्या किया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी करने होते हैं और हमें उसको रिव्यू भी करना होता है, तो ऐसा किस तरीके से रखें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे 100 150 पर डे का वो टारगेट भी अचीव हो जाए, और वो थोड़ा सा इफेक्टिवली रिव्यू भी हो जाए। तो आपने मुझे लगता है 100 क्वेश्चन का अगर क्यों बनाया है कस्टम मॉड्यूल, तो उसमें 50 तो होंगे जो आपको सही से आते होंगे, तो उसमें इतना टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। पर जो 50 बचे उसको आपको ऐसे कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये मेरे तुक्के से सही आया या फिर गेस वर्क से सही आया है, और फिर हम्म। अगर मैंने रूल आउट करके सही किया है तो ऐसे रूल आउट करके ऐसे कैटेगराइज करना पड़ेगा, और जो तुक्के से सही आया फिर आपको ठीक से उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा पूरा, क्योंकि वो टॉपिक उसमें कवर हो जाता है। एक एमसीक्यू हो तो उसमें 4 ऑप्शन है, तो आपके हम्म। एक क्वेश्चन में 4 5 टॉपिक कवर हो जाते हैं अगर आपने पूरा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा दो। तो जैसे हमें उसमें मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे 100 क्वेश्चन करें, 50 गलत हो गए, या उसमें हाँ। 20 क्वेश्चन हम और मान लेते हैं कि जो तुक्के से सही हुए, तो ओवरऑल हाँ 70 का होता है। तो क्या बचे हुए 30 पे भी मुझे उतना ही टाइम देना चाहिए, या जो 70 है उन पे मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए? म- सबको सबको ही टाइम देना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन द एंड आप भूल भी जाओगे बाद में, वो बस एमसीक्यू हम्म। अगर है। अभी के लिए याद है लेकिन वो। हाँ और आपने देखा नहीं वो आप बाद में भूल जाओगे, क्योंकि इतनी तो मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। मतलब मुझे लगता है, मतलब मेरा तो 20 दिन के बाद कुछ याद नहीं रहता मुझे ज्यादा। हाँ, वो यही रहता है कि अगर आप कोई पूरे सिलेबस को अगर विथ इन 30 डेज रिपीट नहीं करते हो, तो जो हाँ। फर्स्ट डे पढ़ा है वो 30 डेज आते आते अपना हाँ, वेनिश होने लग जाता है, और और हमें जिस, जाके वो रिपीट करना ही पड़ता है। हाँ और आपको लगता है कि एमसीक्यू मुझे अभी आ रहा है, पर ऐसा हो सकता है कि 1 महीने बाद वो सेम वो एमसीक्यू शायद ना आए, इसलिए तब हमें इजी रिव्यू करना लगा। पड़ेगा। हाँ तब आपको बस वही करना है कि नोट डाउन करना है, फिर उसको टैग भी होते हैं, बहुत सारे ऐप में ऑप्शन होते हैं कि एमसीयू को टैग करके रखो, बाद में पढ़ने को आएंगे फिर एक वे। जैसे कॉमन चीज है कि 19 सब्जेक्ट हैं, तो जितना एक कॉमन टैगलाइन चलती है कि 19 सब्जेक्ट तो टॉपर भी नहीं कर पाता है, या 19 सब्जेक्ट तो सभी के स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट तो वीक रहता है। जैसे मेरे भी कुछ सब्जेक्ट वीक थे उस टाइम पे। तो हम वीक सब्जेक्ट्स को किस तरीके से देखें, टोटली स्किप करें, या उनमें किस तरीके से उनको करें, या कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नॉन नेगोशिएबल है कि हम उनको तो वीक नहीं रख सकते? हाँ तो वीक तो सब्जेक्ट होने ही है, पर आप तभी समझ में आएगा जब आप जीटी देंगे। तो मुझे जीटी में मेरे 2 3 सब्जेक्ट थे वीक, सो मैं अगले टाइम रिवाइज करते टाइम मैं उन्हें उन्हें ही ज्यादा टाइम देता था, मतलब जो तो मेरे थोड़ा वीक। सा वीक है।
हाँ, तो बस इस छोड़ना नहीं है वीक, मतलब क्योंकि वीक सब्जेक्ट है सच। आपको नहीं पता क्योंकि एफएमजी तो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं ज्यादा उस। क्वेश्चन इससे भी पहुंच गई। कभी तो कभी दस इसमें अगर अपन बात करें तो चार जो हमारे मेजर सब्जेक्ट है, मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, हाँ पीएसएम, हाँ ये तो नॉन नेगोशिएबल है कि किसी को हाँ वीक होने नहीं चाहिए। फिर अगर अपन इंटीग्रेटेड को मेडिसिन के साथ मिलाएं तो फिजियोपैथो, फार्मा और माइक्रो, चार ये सब्जेक्ट, और फिर फिफ्थ अपना मेडिसिन आ जाता है। तो ये पोर्शन भी अगर आपको मेडिसिन स्ट्रॉन्ग रखनी है तो ये चार ये सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। तो अगर अपन मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो मेरे टाइम पे भी बहुत ज्यादा फॉर्म था कि इस मेडिसिन को हमें कोई तो बोल रहा है कि बहुत बड़ी है, एंड एक्चुअल में मेडिसिन बहुत बड़ी है। तो उसका उसके लिए अप्रोच कैसे रहनी चाहिए, क्योंकि मेरी अप्रोच जैसे मैंने जनवरी 2025 में एफएमजी पास करी थी एंड आई गॉट 213। तो मैंने अप्रोच क्या रखी थी कि फिजियोपैथो, फार्मा और माइक्रो, अगर मैं ये चार स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ तो मेडिसिन कहीं ना कहीं 70-80% मेरी हो जाएगी, और फिर 20% जो मिसलेनियस होता है वो कोई भी प्लेटफॉर्म से मैं कर सकता हूँ। तो आपकी मेडिसिन को लेके क्या अप्रोच थी, कि आप इस सब्जेक्ट को किस तरीके से देखते हैं? ओके। सो मेडिसिन को मतलब पहले तो मतलब मैंने तो ये समझ के रखा था, मैंने जैनब मैम से भी सुना था कि मेडिसिन कभी कंप्लीट होनी नहीं है आपकी। मतलब हम्म। वो क्योंकि वो खुद मैडम है और मैम भी बोलती है कि उनकी अब तक मेडिसिन कंप्लीट नहीं हुई पूरी पढ़ के, हमेशा कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। तो मेडिसिन तो लाइक कंप्लीट हमारी जो भी चल रहा है वो मेडिसिन ही है, हाँ, वो तो लाइफ टाइम चलते ही रहेगा लाइफ वो। टाइम चलेगी। लेकिन अब उसका अपन अगर एग्जाम ओरिएंटेड देखें हाँ कि यार मेरी एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो जाए, तो एक बाउंड्री हाँ तो हमें सेट करनी पड़ेगी। अब ऐसा हाँ तो है नहीं कि मैं हरिसन खोल के आज ही पढ़ना शुरू कर दूं और एफएमजी में मैं उससे हो जाऊं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। तो हाँ। मैंने मतलब मैंने जो मेडिसिन स्टार्ट करते मैंने तो मेन वीडियोस देखी थी ऑफ कोर्स, हम्म। बट ऐप से। फिर उसके बाद मैंने मारवा सर से रैपिड रिवीजन पढ़ ली थी मेडिसिन की पूरी। एंड हम्म। के बाद भी मतलब मेरे क्वेश्चन इतने भी सॉल्व नहीं हो रहे थे पर 50-60% ही, 100% मैंने दिया तो 60 इतने ही स्कोर हो रहा था। फिर मैंने बाद में वो छोड़ दिया, तो मैंने सीधा इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना स्टार्ट किया था। सो हम्म। इंटीग्रेटेड में पूरा इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट में जैसे इंटीग्रेटेड एंडोक्राइन, इंटीग्रेटेड हम्म। कार्डियोलॉजी, इंटीग्रेटेड न्यूरोलॉजी, ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट किया था फिर बाद में। एंड फिर और प्लस पीवाईक्यूज, सारे पीवाईक्यूज तो नॉन नेगोशिएबल है, नीट के, आईएनआई के और एफएमजी के। सो हम्म। में इतना था, इंटीग्रेटेड प्लस पीवाईक्यूज। तो जैसे आपने इंटीग्रेटेड जैसे वहां से मैडम से कर ली, तो उससे उसके अलावा अपना जो कोर फिजियोलॉजी अलग से सेपरेट सब्जेक्ट है, हाँ पैथोलॉजी है, चलो वो आ गया, रिपीट हो गया वहां पर है, लेकिन उसको भी आई थिंक हाँ, आपने मैंने तो उसको अलग से पढ़ा है उसको मेन। अलग से किया था और एज ए मेडिसिन कंप्लीट इंटीग्रेटेड किया हाँ, इंटीग्रेटेड भी था। पढ़ा, सब्जेक्ट अलग से किया मैंने। जो दैट्स। पैथो, वो तो और इंटीग्रेट हो जाते हैं पर अलग से पढ़ने में बहुत फर्क रहता है कि आप अलग से हाँ, अलग पढ़ोगे। से थोड़ा सा वो स्पेसिफिक हाँ फोटोजेनिक मेमोरी भी हो जाती है कि इस टॉपिक में हाँ। यहाँ इस पेज में ये चीज यहाँ और लिखी। इंटीग्रेटेड में वो बहुत हेल्प करता है बाद में, अगर आपने फिजियो अलग से पढ़ा और इंटीग्रेटेड कुछ आ गया, तो इंटीग्रेटेड कार्डियो में फिजियो अगर आपको पता है पहले ही कार्डियक, हम्म। तो वो बहुत हेल्प करती है इंटीग्रेटेड वे में मेडिसिन में। और एक जीटी को लेके, जैसे आपने 30+ जीटी दिए थे, तो उन जीटीज को अपन रिव्यू कैसे करें, कि सो जैसे। मैं पूरे 300 के 300 क्वेश्चंस रिव्यू करता था। मतलब हम्म। मेरे सही हो या गलत हो, मतलब मुझे स्टार्टिंग में 2 दिन लगते थे एक जीटी रिव्यू करने में। 2 दिन मतलब 10 सब्जेक्ट एक इसको दिन। प्लान कैसे करें, जैसे अगर मैंने आज जीटी दिया तो 300 क्वेश्चन, इट टेक अराउंड 5 आवर्स। हाँ तो हाँ। मेरे को अगर मेरा टाइम भी बचाना है, मुझे आगे का रिवाइज भी करना है, तो जीटी को मैं किस तरीके से प्लान करूं कि रिव्यू वो सही से भी हो जाए, मेरा टाइम भी सही रहे, या अपन थ्रू आउट द एक साथ ही पूरे 300 क्वेश्चन रिव्यू करें? तो एक साथ तो मुझे नहीं लगता इतना पॉसिबल कि आप हर चीज को इतना टाइम दे पाओगे। स्टार्टिंग हम्म। में टाइम तो लगेगा ही, मतलब मुझे स्टार्टिंग में 2-3 दिन लगते थे। इन द एंड जीटीज देने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं, आपको पता होता है, फिर बाद में एक ही दिन लगता है जीटी के बाद। मतलब जीटी आपने दी सुबह 9 बजे स्टार्ट करता था, 4 बजे तक खत्म हो जाती थी। तो उस दिन 5-6 सब्जेक्ट मेरे हो जाते थे रिव्यू करके, और दूसरे दिन में बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट रिव्यू कर लेता था। तो जीटी का दिन और उसके अगला दिन, सो इतना ही मुझे रिव्यू में तो टाइम 2 दिन लगता के अंदर मतलब जीटी भी दे दिया और वो है। पूरा रिव्यू कर लिया, मतलब आपने थ्रू आउट सेम डे उसको रिव्यू किया है, जैसे हाँ, आज दिया कल रिव्यू हो गया। बट जस्ट कुछ ऐप है जिसमें आप सेम डे रिव्यू नहीं कर सकते, जैसे मैरो हो गया, में हाँ, थोड़े। वो लाइव जीटी चलते हैं, फिर लाइव जीटी जब एंड तो होता है आप तब। एंड दे सकते हो एकदम जीटी जब हाँ, लास्ट। जैसे जीटी आज खत्म होने वाला है 2 बजे, तो आज सुबह आप स्टार्ट करो तो 2 बजे तक वो लाइव भी खत्म हो जाएगा, फिर रिजल्ट भी तुरंत आ जाएगा, और फिर आप अगले दिन उसको हाँ रिव्यू कर सकते हो। एक ही इसमें सबसे जो मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो एक 20th नोटबुक या छोटी नोटबुक को लेके था। तो हाँ मुझे तो जितना समझ में आया कि जब तक अगर नहीं पढ़ो तो सारी 20th नोटबुक या छोटी नोटबुक है,
और बाद में ऐसा कौन सा टाइम आया या कौन सी हम चीजें उसमें लिखें कि वो हमारी एज ए 20th नोटबुक बन जाए? क्या हम उसमें ऐसा सोच के ऐसे लिखें कि मुझे तो इतना है कि बस जैसे आपने एक रिवीजन कर लिया, उसके बाद अगर कोई बार बार चीज रिपीट हो रही है, गलत हो रही है, जो आप हाँ। सही नहीं कर पा रहे हो, टेबल होगी, फॉर्मूला हो गया, शायद आई थिंक वो लिख लेने चाहिए, जो बेटर रहता है लास्ट टाइम रिकॉर्ड के लिए। आपने इस अपनी 20th नोटबुक के रिगार्डिंग में कैसे बनाई थी या उसको? ओके, सो मतलब हर किसी के लिए तो अलग ही रहता है 20। जैसे आपने बोला कि जो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो तो एक ठीक है, वो मैंने भी मेरे बुक में ऐड किए थे जो मेरे बार बार मिस्टेक हो रहे थे। और एक रहता है कि बहुत ही वोलेटाइल टॉपिक्स हो गए जो एक बार में याद नहीं, उसको आपको करने पड़े, जैसे मैक वैल्यू हो गई एनेस्थेसिया में, तो वो हम्म। रहती। तो बस ये दो, मतलब जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो, और एक बहुत ही वोलेटाइल है वो। तो वो बस मैंने ऐड कर रखे थे 20 नोटबुक में, और वो कुछ तो 20-30 पेजेस में पूरा हो जाता था मेरा, मतलब जीटी से जस्ट 10 मिनट पहले मैं पूरा रिवाइज कर पाता था। तो हम्म। जीटी से 10 मिनट पहले मैं वो पूरा सब कुछ रिवाइज कर लेता था। और लास्ट जीटी थी मेरी, जब जीटी नहीं मतलब एग्जाम थी, उस दिन भी मैंने बस एग्जाम से पहले वही रिवाइज किया था, जस्ट ट्वेंटी वही थर्टी रिवीजन। तो हाँ। मतलब ये हो गया कि 20th नोटबुक मेरी वाली आपको काम नहीं आएगी, आप वाली मेरे को काम नहीं आएगी। हाँ, हर यू किसी को अलग। हैव टू, हाँ, यू हैव टू मेक ए न्यू 20th नोटबुक फॉर योर सेल्फ, हाँ, राइट? कि आपका क्या वीक स्पॉट है और उसमें क्या चीजें आपको लगती है जो आपको नहीं आती है। इवन मैं हाँ, तो सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट रिवीजन के बाद बनाना शुरू करो, क्योंकि हाँ, जब तक सब याद नहीं है तो ऐसा लगता है कि भाई यही भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो सारा तो हम लिख नहीं सकते। तो फर्स्ट हाँ, रिवीजन के बाद जितना बच गया कि हाँ भाई यहाँ से गलत कर रहा हूँ मैं बार बार, फिर शायद मे भी उसमें भी चीजें थोड़ी सी हाँ। प्लस माइनस हो जाती है। मेरी तो 20 नोटबुक मतलब चेंज होती है, मैंने 4-5 बनाई है अब तक, जब अच्छा, चार स्टार्ट। पांच बना ली। तो हाँ मतलब तब। ऐसे अभी आपके पास है, अभी शो कर सकते हैं मुझे अभी? अभी तो नहीं है एक्चुअली, अभी मैं अभी चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जब वो मेरे एक ही जैसे अपने PYQ, हम, मैं भी बोलता हूँ करने चाहिए। और रियल एग्जाम में हमें पता है कि 20 से ज्यादा कभी सेशन अच्छा रहा तो उसमें इतने आ जाते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं आते। तो फिर भी PYQ करने क्यों जरूरी है? तो मतलब पीवाईटी हो गए वो तो आनी ही है, मतलब वो ज्यादा भी आउट ऑफ इसमें नहीं जाते, जो टॉपिक्स टॉपिक्स तो होते ही है रिपीट। मतलब मुझे तो लगा एग्जाम देते जैसे समय कि BPH हो गया तो ये तो आएगा ही आएगा। हाँ आएगा। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो गया, RH कंपेटिबिलिटी हो गया, इन सब से आएगा। जैसे मरमर हो गए अपने मेडिसिन में। तो अपन को ऐसे मतलब आई थिंक मेरा भी खुद का इसमें एक्सपीरियंस ये है कि अगर हम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कर लेते हैं, GT ज्यादा कर लेते हैं, तो पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ से आ रही है चीजें। वो सही है, हाँ। वो जीटी से बहुत ही हेल्प हुई थी, मतलब मुझे तो लास्ट में मतलब प्रेडिक्ट हो जाता था कि ये क्वेश्चन आया तो ऑप्शन उसके ऐसे ही रहेंगे। मतलब क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं कभी कभी ऑप्शंस पढ़ता था, तो क्वेश्चन भी पता चल जाता है क्या क्वेश्चन ये होना है। कहाँ से आया है। तो मेन हाँ, मतलब अगर आपको नए पैटर्न से हैंडल करना है तो यू मस्ट गिव हाँ मोर एंड जी। मोर GTs। बड़े बड़े क्वेश्चन स्टेम हो गए, वो प्रैक्टिस करो आप। नहीं, वो एक बड़े बड़े स्टेम क्वेश्चंस को ऐसा लेके होता है कि जैसे मैंने देखा, या तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसमें भी, या फिर या एंड। एक, या कीवर्ड बेस्ड होते हैं, या आपको पहले उसको सोल्व करना होता है, फिर उसका एक डायग्नोसिस बन गया, देन समथिंग कुछ उसने अलग पूछी, ऐसे रहते हैं। या मतलब अभी जैसे क्योंकि 2-3 सेशन हो चुके हैं मेरे बाद में, तो उसमें अभी कुछ ऐसे कुछ चेंजेस आए कि जैसे लॉन्ग स्टेम क्वेश्चन आए तो क्या उसने बड़ा क्वेश्चन बनाया और कुछ कीवर्ड दे दिया, उससे आंसर हो गया, या वो पूरा ही एप्लीकेशन बेस्ड था। हाँ, मोस्टली तो ऐसे ही था एप्लीकेशन बेस्ड, और इन द एंड उन्होंने कुछ तो दिया है, मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी मोस्टली। तो मैं तो सबसे पहले तो एंड ही देखता था, एंड में मोस्टली होता था, या मोस्टली कीवर्ड्स में। हाँ, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड हुआ तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है आपको। स्टार्टिंग का तो छोड़ दो, पर और कभी कभी तो ऐसे रहता था पूरा ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ ट्रिक्स वगैरह हो सकते हैं हम्म। कुछ तो मे ओके। एक हाँ, ही सबसे जो बहुत रेयर चीज है, थोड़ी सी मतलब इतनी भी रेयर नहीं है, लेकिन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात करी, एक एंजाइटी कंपोनेंट को लेके कि GT में मेरे 200 आ रहे हैं, वो मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं, क्वेश्चन सही कर रहे हैं, लेकिन जब रियल एग्जाम सामने होती है तो एकदम पैनिक से हो गए, डर से गए, वो हाँ, मीटिंग हो गई या ब्लैकआउट हो गए, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ कभी वैसे से मुझे नहीं पता यार इस चीज का, आई एम नॉट द स्पेशलिस्ट लाइक द साइकेट्रिस्ट। तो हाँ। इस चीज से कैसे हैंडल करें कि अगर मतलब कर मुझे सकते हैं, तो तो था। सबको लगता है एग्जाम की हाँ, प्रिपरेशन करते तो मुझे भी लगा था। जब मैंने हाँ, प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मेरा ऐसा था कि मैंने जुलाई अगस्त में इतना डर लगा था कि बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो 70% मैंने सिलेबस कर लिया था। और फिर GT दिया तो ठीक नंबर आए थे, 170 पहले GT में, तो हाँ फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ कर सकते हैं। हम्म, तो आपने जैसे, मेरा तो ये था कि हाँ एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो आई हैव टू अप्लाई द सेम थिंग, कि मेरे अगर इस बार इससे नंबर आए, मैं सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा, बार बार उसी चीज से स्टिक रहूंगा। और मे हाँ, भी, और मैंने वही किया और उसमें नंबर भी फिर आगे सही रहे थे। तो
तो आपके केस में इस चीज को लेके क्या था कि स्टार्टिंग से फर्स्ट डे कॉन्फिडेंट था कि आई विल स्कोर 200 प्लस और समथिंग एल्स? तो पहले तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब एक्चुअली जब मैं देने वाला था जीटी, तो मेरे इतने हाथ में इतना स्वेट आता था कि पूरा ऐसे माउस का वो हो जाता था, इतना डर लगता था, मतलब थोड़ा तो होता है एंजाइटी, मुझे बहुत होता था, मतलब बहुत ही। तो फिर जैसे जैसे देता गया, और फिर मुझे भी स्टार्टिंग से 150 170 ऐसे ही आते थे, फिर जैसे जैसे 200 प्लस आने लगे, और जब मैं स्टडी विदाउट स्टडी भी जीटी दे रहा था, तब फिर 200 प्लस आने लगे, तब वो चला गया। और फिर जब ऐसे ही करते करते, और जब लास्ट का टेस्ट, रियल टेस्ट जब आया, तब उसमें तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम दे रहा हूँ, क्योंकि इनफ जीटी देने के बाद नॉर्मल जीटी लगती है आपको इन द एंड एग्जाम में। तो मतलब एक यहाँ से स्टेटमेंट अपन ये बना सकते हैं कि अगर आपके साथ ये थोड़ी सी डर को लेके दिक्कत है तो स्टार्टिंग से ही अपने को जीटी देने चाहिए, ताकि हाँ स्टार्ट। एग्जाम का जो रियल फियर है वो यही निकल जाए इन जीटीज में, जैसे 20 30 जीटी जो भी आपसे पॉसिबल हो दे ले, हाँ ताकि फिर उसमें आप जितना भी इम्प्रूवमेंट करोगे। तो मेरा एक ये भी मानना है कि अगर आप थोड़ी सी स्टडी अच्छे से करते हो, जीटी सही से देते हो, मार्क्स आते हो, तो वही मार्क्स आपके अल्टीमेट आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है। हाँ, जितनी जीटी दोगे, जितने अच्छे मार्क्स आएंगे, उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ता है। एक जैसे ये है कि जैसे आप यहाँ आए, आपने डिसाइड किया कि 1 जनवरी से लाइक मेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, मुझे तैयारी करनी है। तो ये 6 महीने को आपने कैसे इंटीग्रेट किया? जैसे मेरा सिलेबस का टाइम कितना, मुझे इतने महीने देने हैं, रिवीजन का स्पेसिफिकली मुझे इतना टाइम देना है, कितने रिवीजन मुझे करने हैं, इस टाइम को आपने कैसे डिवाइड किया कि कितना तो किसी को भी इन जनरल कर लेना चाहिए? मुझे लगता है, मतलब 4 to 5 रिवीजन तो होनी चाहिए एग्जाम से फोर पहले। टू फाइव रिवीजन तो वो बाद में तो आपके डिपेंड है, मतलब मैंने तो उधर से पढ़ाई करके जब इंडिया में आया था, तो उसके बाद मुझे एक सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए 2 दिन लगते थे। सो फर्स्ट टाइम मुझे 40 डेज लगे थे, ऑलमोस्ट 40 डेज फर्स्ट रिवीजन। 40 to 45 फर्स्ट रिवीजन करना। हाँ नहीं, 40। जैसे मतलब जैसे आप वहां से करके आए थे तो फिर तो आपने डायरेक्ट यहाँ से रिवीजन स्टार्ट किया। लेकिन हाँ एक अप्रोच वो भी होती है, जैसे एक कोई जो नया है उसको देख रहा था, मैं बता दूं कि पहले अगर अपन ने किया है तो फिर एक अपन ने सोर्स सेलेक्ट किया, तो हमें वीडियो लेक्चर या क्लास के गो थ्रू होना होता है। स्टार्टिंग की 3 महीने की वो फेज होगी, फिर बची हुई 3 महीने की रिवीजन की फेज होगी। हाँ समथिंग लाइक दैट, आई थिंक आपने भी यही सुनी होगी। 3 महीने तो जानी है आपको तीन अगर महीने स्टार्ट। तो आपके वो फर्स्ट रीड बोल लो, फर्स्ट रिवीजन बोल लो, विद एमसीक्यू, इतने तो लगेंगे ही। फिर जो हाँ, बचे हुए 3 है उसमें अपन को रिवीजन आप करना है। रिवीजन कर सकते हो आप, और वही जो आपने जो फर्स्ट टाइम पढ़ा है, अगर वही बाद में पढ़ोगे रिवीजन के टाइम, तो वो बहुत इजी इजी हो जाता है। जैसे मैंने एक ही रिवीजन सोर्स जो पहले पढ़ा था, वो मैं रिवाइज करता गया, तो लास्ट में एक दिन में एक सब्जेक्ट हो जाता था मेरा रिवाइज। हम्म। एक दिन एक जैसे सो। मतलब अपन ने जैसे कोई भी फ्रेश होता है उसको कभी भी तैयारी करते हैं तो पहले तो ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं कि यार फर्स्ट रीड में अपन फार्मा का एग्जाम्पल लें तो 5 से 6 दिन देते हैं कि 5 से 6 दिन में आप फार्मा कंप्लीट कर लो। फिर फर्स्ट रिवीजन में उसको 3 दिन दिया, 2 दिन दे दो, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन। तो मेरे पास यही सवाल कभी कभी बहुत बार आता है कि 2 दिन में भी कोई फार्माकोलॉजी होती है? हमें तो पूरा साल हमने कॉलेज में पढ़ा था, कभी हुई नहीं कंप्लीट है, और आप बोल रहे हो 2 दिन में फार्माकोलॉजी कर लो कंप्लीट। तो वो टेक्निकली सही इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको 1 महीना अगर फार्मा के लिए दे दूं तो 19 महीने लग जाएंगे 19 सब्जेक्ट को करने के लिए। हाँ तो एक तो वो ट्रूथ ये है कि आपको उसी लिमिटेड टाइम में करनी होती है। फिर आपका हाँ। वो सोर्स भी ऐसा हो जाता है कि मेन वीडियो आप यहाँ नहीं कर रहे हो इन 6 महीनों में, आइदर यू आर डूइंग द कोचिंग और द रैपिड रिवीजन लिमिटेड कंटेंट कर रहे हो, तो शायद और एक स्टडी आवर्स भी शायद डिफरेंट सबको समझने चाहिए कि कॉलेज लाइफ की तरह आई थिंक नहीं होता है कि 7 8 2 3 घंटे भी पढ़ लिए काम चल गया। यहाँ तो आपको थ्रू आउट द पूरा दिन ही देना होता है। तो स्टडी आवर्स में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? जैसे आपने जितनी तैयारी करी थी 6 महीने, तो एन एवरेज कितना रहता है? तो मैं, मतलब मेरा तो मॉर्निंग में ही ज्यादा स्टडी होता है, सो मैं तो 4 बजे से ही स्टार्ट कर देता था। मॉर्निंग? चार मॉर्निंग में 4 5 बजे से स्टार्ट किया, फिर लगभग 8 बजे तक अपना जिम वगैरह चला गया, 1 घंटे जिम, फिर उसके बाद फिर से पढ़ा, नाश्ता हम्म वगैरह, फिर 12 बजे तक ऐसे ही पढ़ता था, फिर लंच वगैरह खा के थोड़ा सा सोना वगैरह, फिर से हम्म स्टडी। और फिर वही है, बस मैं 8 बजे तक कंप्लीट कर देता था सब पढ़ाई। तो हम्म। मतलब दिन में मैं खुद तो 4 5 घंटे ही पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा मैं। तो मतलब मॉर्निंग का अर्ली टाइम हो गया और मैक्सिमम। तो एक मुझे ये बताओ कि जैसे 6 महीने की जो पूरी जर्नी थी उसमें आपने सेम साइकिल रखी या कभी भी मन किया कभी भी सो लिया? आई क्योंकि जिम पर्सन है वो तो सेम रखेगा आई थिंक सो, तो आपकी क्या थी? तो मेरी तो सेम ही थी, मतलब मैं सेम रिवाइज। टाइम पे उठना है, सेम वही डेली सेम रूटीन?
सेम सेम रूटीन, एकदम मोनोटोनस, कुछ चेंज नहीं मतलब। कुछ नहीं कि 4 बजे उठना है। हाँ, मुझे वो बोरिंग भी नहीं लगता था, बाद में तो उसकी आदत ही हो हाँ। गई नहीं, मतलब। क्योंकि ये डिस्कशन हम ये बात इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैंने जिससे बहुत से बात करता हूँ कि आज मेरा बहुत पढ़ने का मन है, मैं तीन हाँ बजे तक पढ़ूंगा, रात के 4 बजे तक पढ़ूंगा, फिर अगले दिन वो नींद ही पूरी नहीं होती है। तो उस हाँ साइकिल को वापस रिदम में लाने के लिए 2 दिन लग जाते हैं, तो जितनी पढ़ाई करी थी वो 2 दिन ना पढ़ाई करके वो बराबर हो जाता है। तो हाँ आई थिंक कि कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो चाहे जो भी कंफर्टेबल साइकिल आपके लिए पढ़ने की उसको फिक्स रखो, हाँ। आइदर 12 to 6 AM, और या जो भी आपने 4 बजे वाली बताई वो उसको सेम रखो। दैट्स ऑल। इसके अलावा जैसे मेरे तो मेजर मेजर क्वेश्चन ये थे, लेकिन कुछ अपन ऐसे हमारे चैट बॉक्स में भी कुछ आए कि प्रेप का रिजोल्व, वो जो उनके लाइव कोचिंग वगैरह चलती है उसको रिगार्डिंग आया, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे? तो रिजोल्व तो बहुत ही अच्छा सोर्स है, मतलब अगर आप नॉर्मल कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो आप, तो बीच बीच में हम्म। तो ना, मेरा तो वैसे ही रहता था, बहुत हम्म। कम फैन हो गया था, रील्स देखो, यूट्यूब देखो बीच हम्म। बीच में। पर अगर आपने लाइव ज्वाइन कर लिया ना एक बार, और हम्म। पॉज करने का चांस नहीं रहता, आपको बस बैठना ही है और कंप्लीट बैठना कर। ही है, हाँ, लाइव क्लास का ये थोड़ा फर्क है। एक हाँ मेरा मतलब जैसे डिस्ट्रक्शन से लेके हो गया, क्योंकि देखो मैंने तो मेरे टाइम पे ऐसा सोचा था कि भाई आ रही बात करना हाँ है, अदरवाइज लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट मानना है। तो ये वाला माइंडसेट आपका कैसा था कि जैसे स्टार्टिंग में देखो सबको डाउट रहता है, जैसे मैंने इंटर्नशिप जैसे मेरी वहां से कंप्लीट हुआ तो मैंने यहाँ आते जस्ट विदाउट स्टडी एक जीटी दिया था, उसमें 132 थे जनरली। हाँ हाँ फिर बाद में मैंने वो या तो बहुत कम है, अपन तो पास ही नहीं हो पाएंगे, तो मतलब एकदम वैसा हो गया कि अब तो करना ही है, कुछ नहीं सोचना क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर नंबर कम आ रहे हैं तो भी पढ़ना है, ज्यादा आ रहा है तो भी पढ़ना है, तो उस फियर को देखते हुए मैंने 2 महीने पढ़ाई करी और उसके बाद में आई गॉट 178 इन माई फर्स्ट जीटी। तो मुझे मेरा ऐसा एनालिसिस है कि भाई एक बार आप डिसाइड कर लो कि करना ही है, कि वो वाला माइंडसेट इसमें क्या है, कि भाई आपका कैसे बनाए उस चीज को, या उसके रिगार्डिंग आपका क्या, क्यों मैं तो ये मानता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट को अपने लास्ट अटेम्प्ट की तरह रखो। हाँ। और स्टार्ट वही है, बस स्टार्ट करते रहना और बीच में चालू ही रहेगा, क्योंकि पढ़ना तो लाइफ टाइम है, ऐसे कुछ नहीं आपने हाँ, बहुत। पढ़ना तो वो एक, मैं भी यही बोलता हाँ हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बन रहे हो, या जो मुझे भी अपनी लाइफ में रियलाइज हुआ है कि स्टडी या लर्निंग हमारी एज ए हैबिट होनी चाहिए। हाँ, हैबिट क्योंकि तो मैं होनी। अब एक बोलते कि यार कितना पढ़ना पड़ेगा, वो मैं बात बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब ये फील्ड ही ऐसा है कि इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। नीट पीजी हो गई या उसके बाद हो गया, सारी चीजें इसमें अपन को करनी पड़ेगी। एक और ऐसा स्टडी नीट पीजी, सोशल मीडिया इज फुल्ली ऑफ नेगेटिव, वी स्टडिंग एट होम, माय फ्रेंड आर सेइंग दैट कोचिंग टीचर्स आर टीचिंग लाइक पीजी स्टूडेंट एक्सेट्रा। लाइक एक वो भी सबका ये है कि नीट पीजी और एफएमजी को लेके कि नीट पीजी डिफरेंट है, या देखो रियल नीट पीजी मैंने भी नहीं दिया, मैं आई विल गिव इन द माय बेस्ट। लेकिन जितना मैंने ऐसा देखा है कि अगर क्वेश्चंस की बात करूं, अगर अपन वर्जन चेंज करते हैं किसी भी ऐप का, नीट पीजी के थ्रू जाते हैं, तो यस डेफिनेटली क्वेश्चंस का वर्जन तो हाँ, मैं अपग्रेड तो हो जाता है, अच्छा पीजी, खासा हो जाता है। नीट पीजी सेक्शन सेक्शन से ही देता था, क्योंकि मैं जैसे ही एफएमजी में गया ना, तो वन लाइन एमसीक्यू ज्यादा आते थे, पता नहीं क्यों, और जैसे नीट पीजी में दे दिया तो क्लिनिकल। हाँ, नीट पीजी में थोड़ा सा वो पैटर्न अलग रहता है। हाँ, तो मैंने तो वही यूज किया, मैंने कभी चेंज नहीं किया एफएमजी साइड, नीट पीजी देता रहा एमसीक्यू, क्योंकि एक वो। ही इसमें मतलब ओवरऑल आपकी तरफ से, जैसे अपने मेन जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए, आपकी साइड से ऐसी कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आज के न्यू पैटर्न ऑफ द एफएमजी को देखते हुए सबको ध्यान रखनी चाहिए, या जो कोई कॉलेज स्टूडेंट भी अगर इसको देख रहा है, या वो अपने मिड ईयर में है या अभी फाइनल ईयर में है या अभी तैयारी करने वाला है, उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी? तो अगर कोई कॉलेज में है तो मैं बोलूंगा अर्ली स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास ज्यादा रूम रहेगी, सोर्सेज अगर आपको बाद में जाके चेंज करना है, तो अगर अर्ली स्टार्ट किया है तो फिर रहेगा। और अगर आपने क्लास में 6 मंथ में किया है तो वही रहेगा कि बैलेंस रखना चाहिए एमसीक्यू और जो भी आप वीडियोस देख रहे हो। और एमसीक्यूज में ज्यादातर प्रैक्टिस करने के क्लिनिकल क्वेश्चन ही आप सॉल्व करो, क्योंकि अभी तो वैसे ही आ रहे हैं सारे क्लिनिकल लॉन्ग। क्लिनिक वन लाइनर ऐसा कुछ है। हाँ, तो मतलब बस बैलेंस करो कि एमसीक्यू और वीडियोस में जो भी आप और सोर्स। एक आउट ऑफ 19 सब्जेक्ट अगर अपन बात करें कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका क्या रहा था, फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा था इसकी, या मेरा तो जिससे बहुत फोमो था और फिर बाद में जाके उसका पर्सपेक्टिव पूरा ही चेंज हो गया? मेरा तो ऐसा था, स्टार्टिंग में पैथोलॉजी था, क्योंकि बहुत ही याद बहुत रखने को। ज्यादा डर लगता था, सेम ही। पैथो हो गई फिर बाद में, पर बाद में ना जब पैथो ऐसे हो गई ना थोड़ी मास्टरी, तो मेडिसिन के भी बहुत क्वेश्चन सॉल्व हाँ, होने लगे। विदाउट पैथो एक बार हो जाती है तो फिर हाँ लगता है कि पीडिया के भी सिस्टम है, पीडिया में हाँ कर पा रहा हूँ, सारे। सर्जरी कर पा रहा हूँ, मेडिसिन कर पा रहा हूँ। तो हाँ, तो फिर मैंने पैथो बहुत ही डीप कर लिया, मतलब पूरा ऐसे पूरा ही कर लिया पैथो, मेन वीडियोस हो गया, फिर बहुत डीप कर लिया पैथो। तो हम्म। उसकी हेल्प हुई ना, मतलब बाकी के नहीं, सब्जेक्ट। एक तो मैं भी शायद यही एडवाइस करूंगा कि पैथो तो अपनी जैसे और कोई रॉक सॉलिड हो ना हो,
पैथो हाँ को रॉक सॉलिड कर लिया तो मेडिसिन भी रॉक सॉलिड अपने आप हो जाएगी, सर्जरी भी हो जाएगी, हाँ। सिस्टमिक पीडियाट्रिक्स भी हो जाएगी। पैथो जितना आप जा सको डीप उतना जाओ पहले ही एक ये अगर। ऐसा लर्निंग का ऐसा मतलब बार बार सवाल आता है कि यार हम याद नहीं रहती हैं चीजें, रिटेंशन अपने साथ भी कभी ना कभी होता है। हाँ उसका ऐसा क्या था कि आपने भी कुछ ऐसा बना रखा कि किसी सब्जेक्ट को कभी पैरेलल उठा लियो, किसी की फार्मा बहुत ज्यादा वीक रहती है तो कभी कभी बोलते हैं कि इस फार्मा का हम क्या करें, या तो हम किसी सेपरेट आवर्स में उठा सकते हैं इसको, ऐसा कुछ, या आपका भी कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसको आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, तो ऐसा था कि मैं भी भूल ही जाता था, मतलब 30 डेज हो गए तो मैं भी स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट भूल ही जाता था। नो मैटर मैंने कितने बार रिवाइज करा, मैंने 5-6 बार कुछ भी रिवाइज करा तो मैं भूल जाता था। सो मैं क्या करता था, जीटी से जस्ट 10 दिन पहले ना एक टाइम टेबल बनाता था। एक दिन एक में से दस दो, दिन पहले? हाँ 10 दिन पहले एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स, और वो हो भी जाते थे अगर आपने पहले करा हो तो। पहले कर रखे हैं? हाँ, तो स्टार्टिंग से 4 बजे से 12 बजे तक एक सब्जेक्ट, और दोपहर से रात तक एक सब्जेक्ट, दो दो सब्जेक्ट कर देता था, और 10 दिन में वो सारे हो गए ना आपके, तो और जीटी दे देता था फिर हम्म 11 डे। तो वो सब कुछ याद रहता था 10 दिन में। और जैसे ही मतलब 20 दिन भी हो गए तो आप भूल ही जाओगे कितना भी करो, क्योंकि हम्म बहुत ही वोलाटाइल है ये। तो बस वही, और हर जीटी को मैं ऐसे ही रखता था कि ये फाइनल एग्जाम है, और उसके 10 दिन पहले कोई भी जीटी मुझे देनी हो तो मैं जस्ट देखता था कि कितने दिन बाद है जीटी। तो उसके 10 दिन पहले ऐसा प्रिपेयर करके रखता था सब कुछ। 10 दिन पहले टाइम टेबल प्रिपेयर करो, सारे सब्जेक्ट रिवाइज करो, और फिर जीटी दे दो, ऐसे। ओके दैट्स। एक शायद कोचिंग का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बहुत का ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोचिंग में 8-9 घंटे की क्लास ही रहती है, तो फिर उसके बाद हम रिवीजन का कैसे टाइम बनाएं? तो कोचिंग तो मैंने तो नहीं अटेंड करी कभी उधर से, मैंने मतलब। लेकिन एज पर माई मेंटोरशिप मैंने इतना देखा है कि कोचिंग में आपका बहुत, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, कोचिंग वो सही भी इसलिए है क्योंकि अगर आपने अपनी कॉलेज लाइफ में चीजें नहीं करी है तो रैपिड से आपको समझ में नहीं आनी है चीजें, तो कोचिंग हम्म। या एक सोर्स तो चाहिएगा। अब उसमें यही है कि आप ऐसी कोचिंग चूज कर लो जहां पर आपको सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, क्योंकि कुछ कुछ कोचिंग ऐसी होती है जिसमें 9 to 9 बैठना होता है, हाँ, फिर भी अगर आप 9 to 9 बिठाओगे तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए, टाइम तो उधर ही चला जाएगा आप उधर ही सेल्फ। चला जाएगा। तो एक तो इसमें और समरी एडवाइस मेरी ये रहती है कि अगर कोचिंग ज्वाइन करनी है तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। फिर हाँ बाद में अगर उसकी क्लासेस का भी आप टाइम रखो तो इवनिंग टाइम में आप क्लासेस रखो, मॉर्निंग टाइम अपना लर्निंग का रखो, और हाँ शाम आते आते कोचिंग से पहले अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस रखो, और देन रिपीट दिस साइकिल अगेन एंड अगेन। हाँ। और मैं भी यही बोलता हूँ, अगर किसी ने पूछा तो मैं बोलता हूँ कि लाइव लेक्चर ही ले लो किसी भी ऐप का, प्लेट, हाँ, फिर सेरेबेलम का लाइव चलता है। किसी का भी ले लो, हाँ। तो लाइव ले लो, और शाम से 5 बजे से 11 बजे तक क्लास रहते हैं शाम में, सुबह आपका खुद का पढ़ लो, रात हाँ, में टीचर के साथ ये पढ़। ये सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि 9 to 9 वाले में सिर्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है और उसमें सिलेबस 3-4 महीने खिंच जाता है। नहीं है, मेरे दोस्तों ने करा था ज्वाइन, आई थिंक कहीं पे जयपुर वगैरह में, पर हम्म उन्होंने छोड़ दिया बाद में, वो नहीं हो रहा था हैंडल इतना। नहीं, उन्होंने। उसमें वो भी होता है कि भाई आपका अगर सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आएगी। अब इसमें भी एक सबसे बड़ा लूप होल है, मैं अभी देखो ये क्लियर कर देता हूँ तो सबका ये रहेगा कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। फिर देखो, अगर आपने कंसेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है, आपने अगर चीजें अपनी कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ी है, हाँ तो आपको कोई ऐसा चाहिए जो कंसाइज टाइम में एग्जाम सफिशिएंट मटेरियल आपको पढ़ा सके, हाँ नोट रीडिंग पढ़ा सके। जैसे आप किसी भी कोचिंग में जाओगे तो टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर वो आपके सामने बैठे हैं लाइव है तो वो पढ़ाते हैं कि भाई ये चीज क्यों हुई। अगर उनको हाँ जेएनए भी पढ़ाना है तो उनको पता है जेएनए बहुत बार क्वेश्चन आएगा, तो सर ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे जेएनए ये कर लो, बेनाइन है, यंग मेल है, हाँ एपिक्स्टेसिस के साथ आएगा। तो वो हाँ। उस चीज का वो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उनको अगर आपको, कीवर्ड मालूम होते हैं क्योंकि वो हाँ, टीचर। कीवर्ड्स मालूम होते हैं, हाँ तो अगर। उस टाइम पे जरूरत रहती है। लेकिन अगर मेरा यहाँ पर भी ये सजेशन रहता है कि सबसे बढ़िया तो है पहले आप करके आओ, अगर नहीं भी करके आ रहे हो तो फिर ऑनलाइन लो, वो हाँ सबसे ज्यादा बेटर रहता है। हाँ, मतलब तो आप खुद से ही देखो, आपका मतलब हम्म ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते किसी को भी। आपके ऊपर है, अगर आपको पता है, मतलब आपने जीटीज वगैरह दे रखी है आपके हम्म टाइम में, हम्म और तो आपको पता है इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप। हम्म। पर आपको पता ही नहीं कि इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है। हाँ, तो उसमें वही होता है ना कि अगर आप दो मटेरियल सफिशिएंट मानते हैं, जैसे कोई कोचिंग का हो गया, रैपिड रिवीजन हो गया, अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन क्या आते हैं, अब वो आपको तब पता लगेंगे जब आप क्वेश्चन करोगे, जीटी हाँ दोगे, हाँ। तभी तो पता लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है पीवाईक्यूज वगैरह दोगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि रेयर पढ़ के भी फायदा नहीं है, बहुत सारे लोग रेयर रेयर चीज पढ़ते रहते हैं, सिंड्रोम्स वगैरह। रेयर ना। पढ़ के उतना वो आता ही नहीं है कभी एग्जाम में। समझ लीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे डॉक्टर और तुषार, थैंक यू किसी सो किसी मच। एंड सोर्स क्या? भी पूछा था शायद किसी ने, पर
ऐसा है कि मेरा मतलब मैंने जल्दी स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सब सब ट्राई कर लिया है। मतलब आप कुछ भी नेम ले लो ऐप का, मैंने वो ट्राई कर रखा हाँ, है। अपन अब वो तो है कि अपन कोई स्पॉन्सर तो कर नहीं रहे किसी को, हाँ, अपन तो तो अपने मैंने जनरल सब कुछ डिस्कशन कर ट्राई रहे किया। हैं। अगर कोई देख भी रहा है तो हमारा किसी भी तरफ से स्पॉन्सर नहीं है। ये कौन बस से? डॉक्टर तुषार के साथ हमारा 1-to-1 था कि भाई कुछ जनरल चीजों का हम आंसर कर सकते हाँ मतलब आप, मैंने जल्दी ट्राई किया था, मेरे पास वो टाइम था, तो मैंने सब कुछ कर लिया था ट्राई। और फिर मैंने बाद में फिर मेरा कर दिया कि मुझे इस पे ही टिके रहना है बाद में। तो मतलब सिंगल सोर्स। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज तो रहेगी। जैसे अगर मैं बताऊं, अपन सबसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी फॉर एग्जांपल मेरी वीक है। तो मैंने जितना देखा कि यार चलो मेरी वीक है, तो मुझे शायद में भी टीचर ने नहीं समझाई होगी, तो वो एक टीचर को चेंज करते हैं, दूसरे को करते हैं, तीसरे को करते हैं। इतने में वो 15-20 दिन खराब कर देते हैं। तो मेरा तो हाँ ये मानना है कि भाई एक टीचर से या 5-7 दिन एक्स्ट्रा लेके पढ़ दो ना। सो हाँ कि सही। भाई उसी टीचर से 5 दिन और एक्स्ट्रा उनको दे दो और उन्हीं से पढ़ लो। मेरा तो ये मानना है कि 6 महीनों में मल्टीपल, एक बार स्टार्टिंग में कर लिया तो कर लिया, फिर बाद में ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया इससे फिर दूसरा तीसरा, ऐसे जंप करने से आई थिंक किसी का भी इनफ रीजनिंग नहीं, मेमोरी भी लैग करती है फिर बाद में। इनफ लगता ही नहीं किसी का बाद में। मैंने भी एनेट के लिए बहुत सारा चेंज करके देखा, मुझे किसी का इनफ नहीं लगा। फिर मैं बाद में समझ गया कि एक ही ले लो, उसको ही एक पकड़ो। ले लो, फिर अगर उतना भी कर लिया, उसकी हाँ भी इनफ प्रैक्टिस कर लिए, तो इट्स पॉसिबल कि हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। हाँ, हो जाते हैं। ज्यादा क्योंकि सबको तो वो पढ़ाते ही इतने सारे टॉपिक है, उसमें से 15 टॉपिक्स आपको आने हैं नेट में, तो इतना तो ज्यादा। अगर जैसे अपन 17-18 क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ अगर अपन एवरेज भी पढ़ के जाते हैं तो 10-12 12-13 क्वेश्चन कर लिए तो सफिशियंट है। 17 में हाँ, से 17 तो हमारा टारगेट नहीं है ना, 17-18 आ गए तो भाई मेरे 17 ही सही होंगे तभी मैं उस हाँ, सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। भी मैं ऐसा कर रहा था कि सभी आने चाहिए मुझे 17 में से, तो फोमो के चक्कर में मैंने भी बहुत एनएट का चेंज किया। फिर बाद में लेकिन अल्टीमेटली फिर एनालाइज करके पता लगता है कि 12 से 15 ही सही होते हैं, जैसे हाँ, कैलकुलेट। कुछ भी कितना भी पढ़ हाँ। लो, नहीं सही होंगे तो फायदा नहीं था। फिर बाद में मुझे उसका रिग्रेट हुआ, पर कुछ नहीं, फिर मैंने बाद में एक ही सोर्स लिया और उसको ही पढ़ने लगा फिर उसके बाद। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अपने 19 सब्जेक्ट है, 19 में से 14 मेजर इंटरमीडिएट में आ जाते हैं, और अपने जो 5 माइनर हो गए, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, साइकेट्री, इनका क्या आपका स्टैंड रहा है? मैंने तो उनको भी कर ही लिया था। मतलब उसमें से भी कभी कभी जैसे तो मतलब डरमेट। क्वेश्चंस का मतलब ऐसे क्या रहा, जैसे जीटी अपन वगैरह देते थे, तो कितने क्वेश्चंस वगैरह उसमें अगर निकल गए अपने कि अपन हाँ तो मतलब मेरे तो ऐसा नहीं था। मतलब मेरा कभी कभी साइकेट्री में जैसे 5 क्वेश्चन आ गए, तो कभी कभी मेरे 5 भी गलत हो जाते थे, और कभी हम्म। 4 सही आ जाते थे, ना 3 सही। कभी कभी ऐसा होता था कि यार एनेस्थीसिया और तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और एग्जाम में 4 क्वेश्चन है, चारों गलत हो जाते थे हाँ, जीके चारों के। गलत हो गए, ऐसा हो जाता है, तो हाँ। उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकता आप। बट बस वही है, और वैसे भी 4 5 ही आने हैं। और वो हाँ। PYQ बेस्ड ही होते हैं मोस्टली, तो स्मॉल सब्जेक्ट्स के लिए। और वो हो भी जाते हैं, एक दिन में 2 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं स्मॉल सब्जेक्ट्स, उसका नहीं इतना। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर तुषार, एंड इट्स सो नाइस टू टॉक विथ यू। एंड ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, मैं लिंक आपको भेज दूंगा, तो इफ यू वांट टू शेयर विथ योर ओके। फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड विश यू गुड लक फॉर योर इंटर्नशिप। थैंक यू। चलो ओके। ठीक है फिर। बाय, दैट्स ऑल फॉर द